हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? ठीक है, चलो। अब तक के सब लेक्चर्स आपने देखे, अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डाउट पूछा है, उनके डाउट्स भी सॉल्व हो गए। ओके। और उन्होंने जो भी डाउट्स पूछे हैं, वो डाउट्स, उसके रिलेटेड के डाउट्स मैं क्या करने वाला हूँ, इस लेक्चर में दूंगा। जहां जहां पे उन्होंने डाउट पूछे वो तो मैं इस क्वेश्चन में बहुत सारे कवर हो जाएंगे, वो मैं ले लूंगा। लेकिन जो न्यू डाउट्स है, मतलब जो इस क्वेश्चन के रिलेटेड नहीं है, बराबर है, तो वो मैं इस क्वेश्चन होने के बाद सबसे लास्ट में उनके डाउट ले लूंगा। उनके डाउट होने के साथ साथ आपके भी डाउट सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो। तो क्या करते हैं, हम आगे जाते हैं। देखो, मैंने क्या बोला था आपको कि आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में बोला था कि बच्चों आप क्या करो, 3 नोटबुक बनाओ। ठीक है। कौन कौन से नोटबुक बनाओ? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नोटबुक बनाओ, उसके बाद होमवर्क नोटबुक बनाओ, और उसके बाद क्लास वर्क नोटबुक बनाओ। कौन सी? क्लास वर्क नोटबुक बनाओ। ओके। देखो, ये सब बनाने का एक ऑब्जेक्टिव है, एक पर्पस है। ऐसे ही नहीं बनाते कि चलो नोटबुक बना रहे, बहुत सारे नोटबुक हो रहे, पैसा है मम्मी पापा के पास, उनका पैसा वेस्ट करेंगे नहीं, इसको हम इन्वेस्ट करेंगे अच्छी तरह से। देखो देखो, कॉन्सेप्ट नोटबुक किस लिए बना रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि 1 डे बिफोर एग्जाम, क्या बोल रहा हूं मैं, 1 डे बिफोर एग्जाम, मतलब एग्जाम के पहले जब एक दिन रहता है, या आपको अकाउंट को हर साल 4 या 5 दिन छुट्टियां मिलती है, तो उस 4-5 दिन में या तो 1 डे बिफोर एग्जाम में जो पूरा बुक है अपना, ये 12th का इतना बड़ा बुक है, 200-300 पेजेस का बुक है, कितना है, 399 पेजेस का बुक है, ये सब आप कर पाओगे क्या? नहीं। ठीक है, ऐसे ही थोरली कर पाओगे लेकिन परफेक्टली नहीं कर पाओगे। इसलिए उन दिनों में ये कॉन्सेप्ट नोटबुक हमें हेल्प करने वाली है। हर साल मैं करवा के लेता हूं। जो स्टूडेंट अच्छी तरह से 1 डे से ये करते हैं, उसको 1 डे बिफोर एग्जाम में इसकी हेल्प बहुत अच्छी तरह से होती है। तो होमवर्क है, मैं क्या बोलूंगा, क्लास वर्क क्या है कि जो क्लास वर्क में ये प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा, पहले जो प्रॉब्लम मैंने सिखाया था वो प्रॉब्लम जो अब भी लेने वाला हूं, लास्ट लेक्चर में जो लिया था वो ओल्ड सिलेबस का बेसिक क्वेश्चन थे और होमवर्क को भी दिए थे, बराबर है। बहुत सारे स्टूडेंट होमवर्क भी कंप्लीट किया है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो अब भी अवेयर नहीं हुए हैं, वो पढ़ाई नहीं कर रहे, बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे, स्पेशली लड़कों, आप पढ़ाई नहीं कर रहे। हमारे हमारे तीनों बैच के मिला के टोटल 150 स्टूडेंट्स है, बराबर है। समझ में आ रहा है क्या? उसमें से आधे लड़के हैं, आधे लड़की है, बराबर है। तो लड़कों में भी आधे लड़के क्या कर रहे हैं कि पढ़ाई नहीं कर रहे, होमवर्क सबमिट नहीं कर रहे। 2-3 ऐसे स्टूडेंट है, बच्चे हैं कि वो बच्चे मतलब लड़के हैं तो वो रेगुलरली अपडेट मतलब होमवर्क सबमिट करे, तो आप भी सबमिट करो। और होमवर्क क्या है, मतलब क्लास वर्क हो गया, क्लास में जो पढ़ाऊंगा वो, और होमवर्क जो क्वेश्चन दूंगा मैं होमवर्क के नोटबुक, वो होमवर्क के नोटबुक में उसको सॉल्व करने का। ठीक है। देखो, तो हम आगे जाएंगे। तो अब चलो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, सॉल्व इलस्ट्रेशन, सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 1। और वो क्वेश्चन कौन से पेज नंबर पे है, वो पेज नंबर भी डालो, पेज नंबर 24। ठीक है। ओके। ये समझो कि आपके पेज है और मार्जिन में मैंने क्या क्या डाला है, यहां पे क्या किया है, क्वेश्चन का नंबर डाला है। नहीं तो इस तरह से पेज रहता ना, ये ऊपर वाला मार्जिन, ये साइड में जो मार्जिन है इधर भी आप डाल सकते हो। ठीक है। ठीक है, चलो। तो उसके नीचे डालो कॉन्सेप्ट फॉर इलस्ट्रेशन नंबर 1। क्या बोल रहा हूं मैं? कॉन्सेप्ट फॉर इलस्ट्रेशन नंबर 1, मतलब अभी जो इलस्ट्रेशन हम सॉल्व करने वाले हैं उस इलस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगने वाले, ये हम लेंगे। और एक बात दिमाग में रखो, हम जो अभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, मतलब इसके पहले वाले भी जो क्वेश्चन हम सॉल्व किए, आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा कि 1 2 3 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो 50% सेम टू सेम सेकंड में भी था और थर्ड में भी था, बराबर है। मतलब मुझे कहना है कि ऑलमोस्ट
50% तो बहुत कम हो गए, ठीक है, वो बेसिक क्वेश्चन था, इसलिए हम जो अभी क्वेश्चन लेने वाले हैं उसमें से भी 50 या 60% आपको हर क्वेश्चन में सेम टू सेम मिलता जाएगा। क्या बोल रहा हूं, समझो कि एक क्वेश्चन है, ओके, एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का 50 to 60% आने वाले हर क्वेश्चन में सेम होगा, बराबर है। तो बचे कितने कि 40% ही आने वाले सब जो क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन में न्यू कॉन्सेप्ट होंगे। समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो हमें क्या करना है, हर ये तो 60% तो 50% तो सेम रहेगा, लेकिन जो 40% है इसके ऊपर हमें हर क्वेश्चन के 40% के ऊपर मोर कॉन्सेंट्रेट करना है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब क्वेश्चन में नया क्या है ये पढ़ना है हमें, हर क्वेश्चन में मैं आपको पढ़ाऊंगा, हर आगे आगे आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा किस तरह से हम जाने वाले। समझ में आ रहा है? तो अब इस क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जो कि आगे वाले सब क्वेश्चंस आपको इजी जाएंगे, ठीक है। अगर जिसने फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो लास्ट लेक्चर में जो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से सुना है और दोनों भी होमवर्क अच्छी तरह से किए हैं, डाउट आने दो, नो प्रॉब्लम, जिनके लिए डाउट थे वो इस क्वेश्चन अभी सॉल्व हो जाएंगे, ओके। और आगे जाते हैं, देखो क्या है, कॉन्सेप्ट फॉर इलस्ट्रेशन नंबर 1, मतलब ये जो मैं अभी लिखवा के दूंगा, पढ़ाऊंगा आपको अच्छी तरह से, इसको आपने कॉन्सेप्ट नोटबुक में लिखना है, ठीक है, और चैप्टर का नाम डालना है और उधर लिखना है 1 नंबर डाल के कॉन्सेप्ट फॉर इलस्ट्रेशन नंबर 1, ओके। चलो, तो अब आगे जाएंगे हम, कॉन्सेप्ट फॉर इलस्ट्रेशन नंबर 1 लिखा है तो उसके नीचे स्टार मार्क करके हेडिंग डालेंगे, गिवन इन ट्रायल बैलेंस। समझ में आ रहा है? गिवन इन ट्रायल बैलेंस मतलब अगर ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तो हम क्या करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दो, फर्स्ट सैलरीज, ओनली सैलरीज, क्या बोल रहा हूं मैं, ओनली सैलरीज दिया होगा इन ट्रायल बैलेंस में, तो उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो कितने इफेक्ट होंगे, ट्रायल बैलेंस में अगर आइटम दिया है तो उसके कितने इफेक्ट होंगे, ओनली वन इफेक्ट, ओनली वन इफेक्ट होगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर वो सैलरीज होगी तो उसका इफेक्ट कहां पे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। समझ में आ रहा है? ये हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, अब बहुत डिटेल में मैं लिखवा के देख सकता हूं, लेकिन हमें क्या करना है, क्रक्स निकालना है, बहुत सारा नहीं लिखने का। एग्जाम के पहले हमें ऐसे सिर्फ 40-50 पेजेस दिखने चाहिए कि हम उसको एक घंटे में पढ़ सकते हैं एग्जाम में जाते जाते वक्त, ठीक है। उतना मैं करवा के दूंगा, हर साल में करवा के लेता हूं, ठीक है, डोंट वरी। सैलरीज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कॉन्सेंट्रेट करो। दूसरा, ओनली वेजेस, ओनली वेजेस अगर दिया होगा ट्रायल बैलेंस में ओनली वेजेस दिया होगा तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और हम उसको रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, कौन सी साइड, डेबिट साइड। डन? समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? ओके, कॉन्सेंट्रेट करो, बहुत इजी है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। वेजेस गिवन इन ट्रायल बैलेंस, ओके, मतलब वेजेस गिवन इन ट्रायल बैलेंस, उसका ओनली वन इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। डन? ओके, लेकिन आगे आगे आगे, सैलरी एंड वेजेस, ओके, अगर ऐसे दिया होगा दोनों को साथ में, अगर स्टार्टिंग में सैलरी दिया होगा तो उसको हम कहेंगे दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इसकी पोस्टिंग होगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो इसकी पोस्टिंग होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, डीआर मतलब डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। 4, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया होगा वेजेस एंड सैलरीज, तो इसको कहेंगे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो पोस्टिंग कहां पे होगी इसकी, ट्रेडिंग अकाउंट, कहां पे होगी, डीआर मतलब डेबिट साइड। ओके सर, लेकिन हमें ना यहां पे कंफ्यूजन है सर, सैलरी अगर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाता है तो वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्यों? बच्चों सुनो, दोनों में एक डिफरेंस है। स्टार्टिंग में क्या है, सैलरीज,
मतलब हम एज्यूम करेंगे, ये एजम्पशन करेंगे कि समझो अगर 100 रुपीज ये सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंसेस हो रहा है, तो इसमें से 80 रुपीज ऑफिस में हो रहा है और 20 क्या हो रहा है, वेजेस, मतलब मजदूर को दे रहे। समझ के लो, वेजेस मतलब क्या, उसको हिंदी में बोलते हैं मजदूरी। ठीक है, समझते? ओके, तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मजदूरी बोलते हैं। और मजदूरी किसको देते हैं, मजदूर को देते हैं। समझ में आ रहा है? जो बिगारी काम करते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं, बिगारी काम, जो मजदूर रहते हैं उनको देते हैं। तो जो मजदूर रहते हैं वो मेंटली काम करते हैं क्या, नहीं, वो फिजिकली काम करते हैं। किसमें, फैक्ट्री में। समझ में आ रहा है, फिजिकली काम करते हैं। तो सैलरी में, सैलरी किसको दी जाती है, सैलरी जो मेंटली काम करता है उसको दी जाती है। चलो स्टार्टिंग से लेते हैं, सैलरी किसको दी जाती है, जो मेंटली काम करता है उसको सैलरी दी जाती है। और मेंटली काम कहां पे होता है, ऑफिस में होता है, ऑफिस में होता है। अगर ऑफिस के रिलेटेड एक्सपेंसेस तो उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट, तो कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। अगर वेजेस होगा, सिर्फ वेजेस, तो वेजेस कहां, वेजेस किसको, वेजेस मतलब क्या, मजदूरी। मजदूरी किसको दी जाती है, मजदूर को दी जाती है। अगर मजदूर कहां पे काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है, तो वो हो गया अपने कौन से एक्सपेंडिचर, फैक्ट्री में मतलब रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो उसको लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड। अगर सैलरी एंड वेजेस दोनों साथ में, मतलब सैलरी के भी एक्सपेंसेस हो रहे, वेजेस के एक्सपेंसेस हो रहे। समझो, समझो कि आपका ऑफिस, इमेजिन करो, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। किसने कहा, ये आइंस्टाइन ने कहा है। ओके, इतना बड़ा साइंटिस्ट, उसने क्या कहा, इमेजिनेशन इज मोर देन नॉलेज। इमेजिन करो कि आपका ऑफिस जो है वो सेकंड फ्लोर पे, ठीक है, ये क्या है आपका, ये बिल्डिंग है समझो, ठीक है, और आपका ऑफिस कहाँ पे, सेकंड फ्लोर पे, ठीक है, ये बड़ा ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पे पार्किंग है, सेकंड, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। ओके, यहाँ पे आपका ऑफिस है, बराबर। अगर समझो ऑफिस है, तो क्या हुआ, ये ट्रक है, ठीक है, ट्रक से माल क्या है, आपकी बहुत सारी एसी मंगाई। ओके, क्या, एसी, एयर कंडीशनर। तो ये आने के बाद जब एसी आपके बिल्डिंग पे आती है, तो आने के बाद आप खुद जाते हो क्या एसी लेने के लिए, नहीं, किसको भेजते हो, जो आपका ऑफिस बॉय होगा उसको। नहीं तो जिसने ये एसी लाई है उसी ही मजदूर को बोलोगे कि एसी ऊपर लाके दो। तो उस मजदूर ने एसी ऊपर लाके दी, उस टाइम पे उसको जो मजदूरी दी जाती है वो रहते हैं वेजेस। और सैलरी जो ऑफिस में काम करते हैं वो लोग रहते हैं। इसलिए सैलरी एंड वेजेस कहां पे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। अगर वेजेस एंड सैलरी, वेजेस किसको दी जाते हैं, मजदूर को। अब जाएंगे, वेजेस फर्स्ट है इसलिए कहां पे जाएगा, फैक्ट्री में जाएंगे। फैक्ट्री में जो काम करते हैं मजदूर, उनको क्या देते हैं, मजदूरी। लेकिन उस मजदूर के ऊपर सुपरविजन करने के लिए कौन रहता है, सुपरवाइजर, तो उसको क्या रहती है, सैलरी। तो आ जाता है वेजेस एंड सैलरी। समझ में आ रहा है क्या, जो ऐसा करता है एंट्री करने के बाद कौन रहता है, वो वॉचमैन, उसको क्या दी जाती है, सैलरी। समझ में आ रहा है क्या, ऐसे जो फैक्ट्री के जो सैलरी रहती है वो इधर आती है। और वेजेस मतलब मजदूर को जो मजदूरी जाती है वो रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री में होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड जाएगा। ओके, ओके, चलो एरोप्लेन मोड पे डाला है। आगे, अगर गिवन इन ट्रायल बैलेंस में आगे जाते हैं, ये तो समझना आपको। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप अपने एप्लीकेशन के ऊपर चैटिंग में क्या कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, चलो हम आगे जाते हैं। फिफ्थ कॉन्सेप्ट है परचेस रिटर्न और क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिटर्न। क्या बोल रहा हूं मैं, क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिटर्न। अगर ऐसा होगा तो उसको क्या करेंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में हम उसको लेस फ्रॉम परचेसेस, परचेसेस से उसको क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। ठीक है, लेकिन सर ये क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस क्या होता है। ओके, ये क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस के एक डाउट पूछा था स्टूडेंट ने, सर क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस क्या होता है। मैंने आपको समझाया है, पढ़ाया है, फिर भी मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के लिए आपको मैं पढ़ाता हूं, इधर ध्यान दो। चलो
ये अकाउंट रहता है, टी फॉर्मेट में अकाउंट होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड देखो, अकाउंट अच्छी तरह से रहता है, सिर्फ ऐसा ही नहीं रहता, डेबिट साइड में रहते कभी कभी डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट रुपीज, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट रुपीज, ऐसे कॉलम रहते हैं। लेकिन अभी इस कॉन्सेप्ट के लिए मुझे सिर्फ इतना ही अकाउंट चाहिए, आपको पता होना चाहिए अकाउंट टी फॉर्मेट में होता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। ओके, हम कॉन्सेप्ट कौन सी पढ़ रहे हैं? डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। क्या पढ़ रहे हैं हम? डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। ओके, कॉन्सेंट्रेट करो, हम पहले पढ़ेंगे डेबिट बैलेंस। ओके, किसी भी अकाउंट के, कॉन्सेंट्रेट करो, वर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, किसी भी अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम की टोटल अगर क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम के टोटल से ज्यादा है, और जितने से, कहां पे फोकस कर रहा हूं मैं, जितने से ज्यादा है उस बैलेंसिंग फिगर को बोलते हैं डेबिट बैलेंस। ओके, और क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या? अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम की टोटल डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम के टोटल से ज्यादा है, फोकस जितने से ज्यादा है उस बैलेंसिंग फिगर को बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। ओके, समझो कि यहां पे डेबिट साइड में 100 रुपीज एक, सॉरी 1000 की अमाउंट है, कौन सा भी ट्रांजैक्शन रहने दो, अमाउंट हमें बैलेंस देखना है हमें, इसलिए मैं अमाउंट ले रहा हूं। ओके, समझो कि दूसरी 2000 है और उसके बाद 3000 है। ओके, और क्रेडिट साइड में क्या है? एक 500 है, ठीक है, अमाउंट दूसरा 1500 है। तो क्या होगा? डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस निकालते वक्त क्या किया जाता है? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि डेबिट साइड के अमाउंट की टोटल बड़ी आएगी या क्रेडिट साइड, तो कौन सी बड़ी आएगी? डेबिट साइड की बड़ी आएगी। कितना आएगा? 325 6000। टोटल कैसे किया जाता है? ऊपर एक लाइन और नीचे दो लाइन, उसके अंदर लिखा जाता है 6000। ठीक है, जो टोटल आती है वो टोटल ऑपोजिट साइड में लिखी जाती है 6000, सेम लाइन में लिखी जाती है, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन। फिर इस टोटल में से ऊपर का टोटल जो है कितना? ये है 2000। ये 2000 6000 में से ये जो टोटल आई है 2000 उसको माइनस करो, कितना आएगा? 4000। तो 4000 यहां पे लिखेंगे, ये 4000 यही है आपका क्या? बैलेंसिंग फिगर जो है, ये बैलेंसिंग फिगर है ना, इसमें से ये माइनस करो, बचे वाला बैलेंसिंग फिगर है, इसमें से ये क्रेडिट का टोटल माइनस करो, बचे वाली बैलेंसिंग फिगर, यही है क्रेडिट बैलेंस। समझ में आ रहा है? ओके, ये लेजर का है, लेजर का ये बैलेंसिंग हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस। अगर समझो यहां पे 5000 है, ठीक है, ओके, ये क्रेडिट बैलेंस समझा। ऐसे एज्यूम करो कि अब इस सिचुएशन में ये अमाउंट नहीं है, ठीक है, अमाउंट नहीं है, तो इन दोनों का टोटल कितना होगा? 6000। कितना होगा? 6500 बराबर है। ये 6500 कहां पे लिखोगे? क्रेडिट साइड में लिखोगे। कितना होगा इधर? 6500। इसमें से ऊपर का टोटल कितना है? 6000, माइनस करो, बचे कितना? 500 बराबर है। यही है आपका, सॉरी, ये आ गया था आपका डेबिट बैलेंस आया था, ठीक है, और ये आपका क्रेडिट बैलेंस। क्या है ये? आपका क्रेडिट बैलेंस। ओके, याद रखो, डेबिट बैलेंस जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बोलते हैं, उस टाइम पे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है ऑलवेज, उस बैलेंसिंग फिगर को बोलते हैं डेबिट बैलेंस, और क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड में लिखेंगे, और ये टोटल इस टोटल से ज्यादा है, जितने से ज्यादा है उस बैलेंसिंग फिगर को बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। आइए, अकाउंट में जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आता है उसको ही ट्रायल बैलेंस में लिया जाता है। कहां पे लिया जाता है? ट्रायल बैलेंस में लिया जाता है, ठीक है। ये है, समझो, डेबिट बैलेंस का कॉलम, ये है क्रेडिट बैलेंस का कॉलम, और ये है पर्टिकुलर्स, ठीक है, ओके। इसमें क्या लिखे जाते हैं? सब आइटम लिखे जाते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस में परचेस रिटर्न दिया होगा तो परचेस से माइनस करो, लेकिन यहां पे ओनली रिटर्न दिया है। क्या दिया है? ओनली रिटर्न, क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिटर्न, ओनली रिटर्न दिया है, और उसका क्रेडिट बैलेंस मतलब अगर क्रेडिट कॉलम में अमाउंट दी होगी, क्रेडिट बैलेंस कॉलम में अमाउंट दी होगी, उसको लेस फ्रॉम परचेस करेंगे। समझ में आ रहा है? तो सेकेंड हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आगे जाएंगे, आगे जाते 6th, ठीक है, सेल्स रिटर्न और डेबिट बैलेंस ऑफ रिटर्न
तो हम क्या करेंगे उसको, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लेस फ्रॉम सेल्स, क्या करेंगे, लेस फ्रॉम सेल्स। उसी तरह से अगर यहां पे रिटर्न दिया होगा और ओनली रिटर्न और उसका अमाउंट, उसका बैलेंस, डेबिट बैलेंस दिया होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, लेस फ्रॉम सेल्स करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बच्चों। देखो, परचेस रिटर्न क्या है, इसका मीनिंग जो हमने परचेस किया था उसको रिटर्न कर रहे हैं, बराबर है, समझ में आ रहा है? तो हम जितना परचेस है टोटल में से हम रिटर्न माइनस करेंगे, क्योंकि एक्चुअल परचेस अपना दिखेगा। और सेल्स रिटर्न क्या, हमने जो सेल किया था वो रिटर्न आ रहा है, बराबर है, समझो। 100 पेन सेल किए, उसमें से 2 रिटर्न आए, बराबर है, समझ में आ रहा है? 2 रिटर्न आए, तो अपना एक्चुअल सेल कितना दिखेगा, 98, तो उतना ही दिखाना है, इसलिए 100 में से 2 जो रिटर्न है उसको माइनस करो। बहुत इजी है, जब हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे, ये इसी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये अभी पॉज करो और ये लिख के लो एक, ठीक है, मुझे जगह लगने वाली इसलिए मैं इसको रफ करने वाला हूं, आप लिख के लो, यहां तक लिख के लो, ठीक है, पॉज करके आगे। चलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगला कौन सा है, 7th नंबर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में दिए होंगे, ठीक है, देखो तो क्या करेंगे, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है और बताया भी है एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट नंबर 2, ठीक है, उसमें बताया मैंने। एक्सपेंसेस मतलब हमने एक्सपेंसेस किए हैं, समझ में आ रहा है? एक्सपेंसेस मतलब किसके, तो हमने मुबदला लिया है, कंसिडरेशन लिया है, लेकिन उसके बदले में आउटस्टैंडिंग मतलब पैसे नहीं दिए तो हम देने वाले हैं, दिस इज आवर लायबिलिटी, तो उसकी पोस्टिंग होगी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कहां पे होगी, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। और उसी तरह से ये हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लेकिन हम लिखेंगे इनकम रिसीवेबल, क्या लिखेंगे, इनकम रिसीवेबल। उसी तरह से हमने इनकम कमाई है लेकिन मिली नहीं, मिलने वाली है, फिर भी ये रिलेटेड टू करंट असेट, करंट ईयर, और ये कैश है इनकम, तो अपनी एसेट, तो उसका एक ही इफेक्ट होगा, सीधा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट असेट साइड में उसका सीधा उसके इफेक्ट होगा, बरोबर है, उसके हम पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, ये 8 कॉन्सेप्ट है गिवन इन ट्रायल बैलेंस। ओके, तो आगे क्या करो तुम, सेकेंड स्टार मार्क करो नीचे और उसको लिखो, उसको एडजस्टमेंट, क्या लिखो, एडजस्टमेंट। ठीक है, चलो पैरेलल हम देखेंगे, और एक है डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस की लिखनी थी तो आपने पॉज मतलब बैक आके लिखो, इजी कॉन्सेप्ट है ये। कॉन्सेप्ट आगे भी मैं और एक बार समझाने वाला हूँ, डोंट वरी, आगे और कॉन्सेप्ट है इसके रिलेटेड मैं समझाने वाला हूँ। अगर अब भी इसी लेक्चर में समझ में नहीं आता तो हम लाइव जब पढ़ाएंगे कहाँ पे, पुणे में, तब हम उसको अच्छी तरह से कवर करेंगे। ठीक है, अब क्या करो, एडजस्टमेंट, ठीक है, एडजस्टमेंट। देखो हमें एक एडजस्टमेंट मतलब एक फॉर्मेट देखेंगे हम, एडजस्टमेंट लिखा, उसके नीचे तुम लिखो, मुझे जगह नहीं है इसलिए मैं आगे लिखने वाला हूं, फॉर्मेट ऑफ आरबीडीडी। ओके, ये कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले 2RBDD। सर ये 2RBDD क्या है, ये इनर कॉलम, ये आउटर कॉलम। ये आरबीडीडी क्या है, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। मतलब ये जो एडजस्टमेंट है, ये जो इफेक्ट्स है, ये रिलेटेड टू कौन से है, बैड डेब्ट्स एज वेल एज कौन से, आरडीडी। मतलब बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी जो है ये रिलेट को किसके, मतलब ये कौन बैड डेब्ट्स कौन करता है अपने बिजनेस के, कौन करता है, सन्ड्री डेटर्स। मतलब दूसरा आएगा सन्ड्री डेटर्स।
ठीक है। उसके ऊपर हेडिंग क्या डालो, ऑल एडजस्टमेंट, मतलब इसके नीचे लिखने का तुम यहां पे कितने लाइन छोड़ो, समझो 8 लाइन छोड़ो, 8 लाइन के नीचे ये हेडिंग डालो, ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू सन्ड्री डेटर्स, ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू सन्ड्री डेटर्स। ओके, ये कहां पे लिखा जाता है, बैलेंस शीट असेट साइड में, आपको ये पता है, ठीक है। ये इनर कॉलम, ये आउटर कॉलम, इनर कॉलम में सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट लिखिए, ठीक है। तो हम यहां पे आने से पहले इसके रिलेटेड के जो भी दो एडजस्टमेंट है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले क्या है कि इसमें अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल बराबर है, उसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। मतलब हमने क्रेडिट पे गुड्स सेल किए हैं, लेकिन उसको हमने, देखो हम जिसको कॉन्सेप्ट याद रखो, डेटर्स और क्रेडिटर्स की, डेटर्स मतलब कौन, बिजनेस के कस्टमर, हम जिसको गुड्स सेल करे वो रहता है बिजनेस के कस्टमर, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम, डेटर्स। समझ में आ रहा है, उसको हमने क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किए, तो क्रेडिट पे तो सोल्ड किए लेकिन उसको अनरिकॉर्ड है, उसको रिकॉर्ड नहीं किया था, तो क्या करो, उसको रिकॉर्ड करो, मतलब डेटर्स में ऐड करो। ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट आता है उसको नीचे लिखो, इनर कॉलम में लिखो। हम क्या कर रहे हैं, ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू सन्ड्री डेटर्स पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम इसमें और ऐड करेंगे डिसऑनर ऑफ बिल्स रिसीवेबल। समझ में आ रहा है, बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल कस्टमर से मतलब डेटर से हमें बिल्स के अगेंस्ट में कैश मिलने वाली थी, लेकिन डिसऑनर मतलब नहीं मिली। अगर कस्टमर से पैसा नहीं मिला तो उसको हम छोड़ देंगे क्या, नहीं। तो क्या करेंगे, ये डिसऑनर ऑफ बिल्स रिसीवेबल डेटर्स में मतलब कस्टमर के अमाउंट में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। ये ऐड करने के बाद, ठीक है, कुछ स्टूडेंट बहुत ही आगे सोच रहे होंगे, डोंट वरी, मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, ठीक है। मैं आगे इसको और समझाने वाला हूं। आगे ये नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा और आगे वाले क्वेश्चन रहेंगे उसमें भी ये आएगा, फिर अमाउंट जब आएगी तब आपको अच्छी तरह से पूरा समझ में आएगा। डोंट वरी, सिर्फ मेरे साथ रहो, ठीक है, मेरे साथ रहो, आगे मत जाओ, बराबर है। ये दो अमाउंट है, ठीक है, ठीक है, ओके, डन, यहां तक ठीक है। उसके आगे हम क्या करेंगे, देखो ये आरबीडीडी बराबर है, ये आरबीडीडी के नीचे क्या लिखेंगे हम, ओल्ड बैड डेब्ट्स। क्या लिखेंगे, ओल्ड बैड डेब्ट्स, इनर कॉलम में, बराबर है। ये ओल्ड बैड डेब्ट्स कहां पे दिए रहते हैं, गिवन इन ट्रायल बैलेंस। कहां पे देते हैं, गिवन इन ट्रायल बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस में जो भी बैड डेब्ट्स रहते हैं वो ओल्ड बैड डेब्ट्स रहते हैं, वो लिखे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड इनर कॉलम में, डन। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, ऐड, क्या करेंगे, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, बराबर है। ये न्यू बैड डेब्ट्स कहां पे रहते हैं, गिवन इन एडजस्टमेंट। क्या बोल रहा हूं मैं, गिवन इन एडजस्टमेंट, उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। गिवन इन एडजस्टमेंट, अगर एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट होंगे, एक इफेक्ट यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ओल्ड बैड डेब्ट्स में ऐड करेंगे, और दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड सन्ड्री डेटर में से, उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्या करेंगे, उसको हम लेस करेंगे। लेस क्यों कर रहे हैं सन्ड्री डेटर से, डेटर मतलब कस्टमर, उनसे पास से पैसा आने वाला था। बैड डेब्ट्स मतलब क्या, ऐसा एक कस्टमर होगा कि उसने पैसा नहीं दिया, तो टोटल डेटर में से उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस न्यू बैड डेब्ट्स, ये गिवन इन एडजस्टमेंट होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर इसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आती है वो अमाउंट रहती है नेट डेटर्स। कौन सी रहती है, नेट डेटर्स, ठीक है, मतलब अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल। देखो अच्छी तरह से, सन्ड्री डेटर में से
सन्डी डेटर में अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल ऐड करने के बाद एज वेल एज डिसऑनर और बिल्स रिसीवेबल भी ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट आती है ये नेट डेटर फॉर न्यू बैड डेट्स, फिर न्यू बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आई ये नेट डेटर्स। बराबर है, समझ में आ रहा है? उसके आगे जाएंगे हम, उसमें फिर ऐड करेंगे हम, क्या करेंगे, न्यू RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, हमें डाउट है, और ये न्यू जो रहता है वो गिवन रहता है, गिवन इन एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट में देते हैं। अगर एडजस्टमेंट होगी तो दो इफेक्ट, एक इफेक्ट कहां पे गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड इनर कॉलम, दूसरा इफेक्ट आएगा लेस न्यू RDD। तो ये न्यू RDD कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यू बैड डेब्ट्स माइनस करने के बाद जो भी ये नेट डेटर्स की अमाउंट मिलती है, नेट डेटर्स की जो अमाउंट मिलती है उसको रेट ऑफ RDD से मल्टीप्लाई करते, फिर जो भी अमाउंट आएगी उसको यहां पे लिखेंगे, और वो अमाउंट माइनस करने के बाद एक अमाउंट आएगी वो रहेगी फिर से नेट डेटर्स। समझ में आ रहा है? ओके, बहुत इजी है, साथ रहो, सिर्फ साथ रहो, आगे मत सोचो, साथ रहो, बहुत इजी है। और ये एडजस्टमेंट इसमें से बहुत सारा नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम में भी आएगा 101%। आगे जाते, ये तीनों का टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद उसमें से हम लेस करेंगे ओल्ड RDD। अगर ये ओल्ड है मतलब गिवन इन, आगे बोलो गिवन इन, तुम बोलो ट्रायल बैलेंस। मेरे साथ रहो बच्चों, हैंडराइटिंग अच्छी तरह से सब समझ में आएगी, दिखेगी, सिर्फ मेरे साथ रहो। फिर ये जो उसमें से ये माइनस करने के बाद जो भी नेट अमाउंट आएगी वो आउटर कॉलम में लिखी जाएगी, मतलब नेट अमाउंट जो रहेगी वो RBDD की रहेगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। और ये गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो इसका दूसरा इफेक्ट किधर भी नहीं होता, एक ही जगह पे होता है। और एक एडजस्टमेंट है डेटर्स के रिलेटेड, वो है लेस होगा डिस्काउंट ऑन सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, डिस्काउंट ऑन सन्ड्री डेटर्स मतलब कस्टमर को हमने डिस्काउंट दिया, तो इसका कैलकुलेशन कैसा होगा, देखो नेट डेटर्स इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट, नेट डेटर्स इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट। लेकिन यहां पे हमने जो नेट डेटर्स लिए ना, ये नेट डेटर्स ये नहीं है, ये नेट डेटर्स है, मतलब RDD माइनस करने के बाद जो भी बचते हैं नेट डेटर्स वो रहेंगे नेट डेटर्स इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट। जो भी अमाउंट आता है, ठीक है, उसको माइनस करेंगे, फिर नेट अमाउंट कहां पे लिखेंगे, आउटर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, लिखना पड़ेगा। याद रखो कि अगर इतने एडजस्टमेंट आते हैं रिलेटेड टू सन्ड्री डेटर्स, तो इसी फॉर्मेट में उसको सॉल्व करने का, अगर समझो ये सब एडजस्टमेंट आते हैं तो इसी फॉर्मेट में उसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अगर बैड डेब्ट्स के भी आते हैं तो इसी फॉर्मेट में उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसी फॉर्मेट में मतलब इसी सीक्वेंस में, सन्ड्री डेटर्स के रिलेटेड की भी इसी सीक्वेंस में आनी चाहिए। अगर समझो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल होगा तो उसको फर्स्ट ऐड करो, उसके बाद डिसऑनर ऑफ बिल्स रिसीवेबल ऐड करो, उसके बाद माइनस करो न्यू बैड डेब्ट्स, उसके बाद माइनस करो न्यू RDD, और सबसे लास्ट में डिस्काउंट ऑन सन्ड्री डेटर्स। अगर समझो कि ये एडजस्टमेंट है और ये एडजस्टमेंट है, ठीक है, डोंट वरी, तो ये ऐड करो, जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर ये RDD कैलकुलेट करो, ठीक है, फिर अमाउंट आउटर में लिखो। अगर समझो ये एडजस्टमेंट है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल, उसके बाद बैड डेब्ट्स RDD है, तो ये ऐड करो सन्ड्री डेटर्स में, फिर इसको माइनस करो, ये माइनस करने में जो भी अमाउंट आएगी न्यू RDD, और उसके साथ साथ अगर डिस्काउंट की भी एडजस्टमेंट होती है सबसे लास्ट में डिस्काउंट। मतलब कौन से भी एडजस्टमेंट रहने दो, पूरे एडजस्टमेंट रहने दो, 2-3 एडजस्टमेंट रहने दो, तो इसी सीक्वेंस में उसको सॉल्व करने का, और RBDD का भी इसी सीक्वेंस में सॉल्व करने का। तो इसमें से क्या होगा, याद रखो, इसमें से बहुत सारा एग्जाम में आ सकता है, बहुत बार आके भी गया, ठीक है, हम बता नहीं सकते कि क्या आ सकता है, लेकिन मैं आपको स्टार मार्क करके देता हूं, इस फॉर्मेट के ऊपर आपको 101% क्या आएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ये एज वेल एज ये भी। ठीक है,
मोर कॉन्सेंट्रेट करो इन दोनों के ऊपर एग्जाम में। हर एग्जाम देखो, आगे देखो, अब जितने हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन में ये दो एडजस्ट, मतलब ये आरबीडीडी के रिलेटेड और संडे डेटर्स के रिलेटेड कुछ ना कुछ तो 101% होगा ही होगा। ठीक है, तो आप क्या करो, अब इसको पॉज करो, जिसने जिसने ये लिखा नहीं है वो क्या करो, लिखो अब। ठीक है, पॉज करो और लिख के लो। हम क्या करेंगे फिर, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफ न्यू सिलेबस। और ओल्ड सिलेबस के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको आई थिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाले हैं फॉर प्रैक्टिस पर्पस, उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, और अकाउंट में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा, उतना आप ज्यादा मार्क्स ले पाओगे। और अपना जो अकाउंट का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, वो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आ चुका है, वो क्वेश्चन पेपर पैटर्न मैं अगला एक अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में डालूंगा। ठीक है, चलो, ओनली क्वेश्चन पेपर पैटर्न का एक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें मैं डालूंगा। लेकिन याद रखो, जो आपका न्यू सिलेबस का क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, आप ना, आपकी जो जनरेशन है ना, तुम 10th में थे, सिलेबस चेंज हो गया, बराबर है, अब 12th में आ गए, फिर सिलेबस चेंज है। इसका मीनिंग क्या है कि आप लड़ने के लिए बने हो, आपके सामने बहुत सारी चुनौती आएगी, फिर भी आप लड़ोगे। न्यू सिलेबस के साथ साथ आपको कोरोना भी मिला है, तो आपने डरना नहीं है, लड़ना है, फाइट करना है इसको। हम कोरोना को भी हराएंगे और जो भी एग्जाम आएगी हम उसको भी हराएंगे, जैसे भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन चालू कर रहे। चलो मेरे साथ पढ़ो, बहुत इजी है। देखो, क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही 50% क्वेश्चन आपको समझ में आता है कि किस तरह से सॉल्व करता है, ऑलमोस्ट 100%। ठीक है, याद रहो। चलो मेरे साथ पढ़ो, दया एंड क्षमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1। ठीक है, तो उसको क्या करो, राउंड करो, 1:1 को राउंड करो, मतलब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नेट प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट को नहीं। एक क्वेश्चन ने एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था कि सर, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहता है उसका यूज कहां पे करें, किस कौन से अमाउंट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो मेरे बच्चों, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहता है उसको हम नेट प्रॉफिट के लिए यूज करेंगे, और नेट प्रॉफिट को इस गिवन रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेट प्रॉफिट को, नॉट ग्रॉस प्रॉफिट। तो उसका राउंड किया तो उसके सामने, उसके ऊपर लिख सकते हो नेट प्रॉफिट। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, मतलब नीचे ट्रायल बैलेंस दी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन उसके नीचे दी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब ही एडजस्टमेंट, इन्फॉर्म, प्रिपेयर, हमें प्रिपेयर करना है क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, मतलब अकाउंटिंग ईयर होगा 31 मार्च 2019 को अंडरलाइन करो, और उसके नीचे लिखो अकाउंटिंग ईयर क्या होगा, 2018-19, मतलब ही 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019, एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, मतलब 31 मार्च को बैलेंस शीट दिए उसी डेट को उसको बनाना है, 31 मार्च 2019 को उसको बैलेंस शीट भी बनानी है। तो डेबिट बैलेंस मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, डेबिट बैलेंस पढ़ो। डेबिट बैलेंस तो क्या होंगे, दो होंगे, एक तो एक्सपेंसेस होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, इनडायरेक्ट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और दूसरे होगी क्या होगी, एसेट होगी। तो क्रेडिट बैलेंस में भी दो होंगे, एक क्या होगा, इनकम होगी, डायरेक्ट इनकम होगी तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, इनडायरेक्ट होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, दूसरा होगा लायबिलिटी, बराबर है, लायबिलिटी साइड जाएगी, एसेट साइड जाएगी। मतलब डेबिट बैलेंस में स्टॉक कहां पे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ओके। बिल्स रिसीवेबल कहां पे लिखते हैं, बैलेंस शीट एसेट साइड। उसके सामने मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको B/S क्या, उसके A मतलब बैलेंस शीट एसेट साइड। वेजेस एंड सैलरी, सबसे पहले क्या है, आप भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है मैंने, सबसे पहले क्या है, वेजेस कहां पे लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, उसके सामने लिखो ट्रेडिंग TR-DR, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सन्ड्री डेटर्स कहां पे लिखोगे, एसेट, उसके सामने लिखो A मतलब एसेट। बैड डेब्ट्स कहां पे लिखोगे, बैड डेब्ट्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस, दिस इज ओल्ड बैड डेब्ट्स, क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ओनली वन इफेक्ट। परचेसेस कहां पे लिखेंगे,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेसेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, उसके टी आर डैश डी आर। मोटर कार, मोटर कार मतलब क्या, जो कार होगी ओनर की, वो क्या होगी, बिजनेस की। असेट एज वेल, जो भी ट्रक होंगे, जो भी मोटर होंगे, मोटर कार होंगे बिजनेस के, वो होगी बिजनेस की असेट। तो कहां पे लिखेंगे, बैलेंस शीट असेट है, उसके सामने ए लिखो। ऑडिट फीस, बिजनेस का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहता है। आप मतलब आगे आप समझ जाओगे 12th के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है। सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी, और सीएमए मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बराबर है, सीएमए। तो ये जो रहते हैं कॉमर्स में प्रोफेशनल डिग्री है, मतलब कॉमर्स की टॉप डिग्रीज है। डॉक्टर और एक, अगर दो पर्सन आ रहे हैं, एक डॉक्टर और एक सीए आ रहा है, तो डॉक्टर से ज्यादा सीए को इज्जत मिलती है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए अपना कॉमर्स कोर्स साइंस से कम नहीं है, साइंस से ज्यादा है, साइंस से बढ़िया है, इसकी वैल्यू है। एक ध्यान में रखो, मैं जब स्टूडेंट था कॉमर्स का, और आज मैं जब टीचर हूँ, इस दौरान समझ में आ रहा है कभी भी कॉमर्स का इंपॉर्टेंस कम नहीं हुआ है। जो कॉमर्स का इंपॉर्टेंस कांस्टेंट वही है। एक टाइम था कि आर्ट का इंपॉर्टेंस बहुत था, ठीक है, वो कम हो गया। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग मतलब साइंस का इंपॉर्टेंस आ गया, इंजीनियरिंग वो भी बहुत था, वो भी कम हो गया। लेकिन कॉमर्स वैसा ही वैसा है, कॉमर्स का इंपॉर्टेंस कभी कम नहीं होता, इसलिए आपको खुद को कम मत समझो। उसके बाद ऑडिट फीस, ऑडिट फीस मतलब सीए आता है और बिजनेस का ऑडिट करता है। तो मुझे बताओ, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है, ऑडिट मतलब क्या, जो बिजनेस के बुक्स रहते हैं, बुक्स मतलब उसका एक्सपेंसेस, उसका इनकम का बुक, एक्सपेंसेस का बुक, परचेस का बुक, सैलरी का बुक, सब बुक्स को क्या करता है, वो चेक करता है, उसको ही बोलते हैं ऑडिट। और जो ऑडिट करता है सीए, सीए उसको जो फीस दी जाती है उसको बोलते हैं ऑडिट फीस, बराबर है। और आपका कॉमन सेंस यूज करो, कॉमन सेंस यूज करो कि जब सीए आता है तो फैक्ट्री में बैठता है, क्या रे, कहाँ पे बैठता है, ऑफिस में, एसी में बैठता है, तो मतलब ये रिलेटेड टू ऑफिस, तो कैसा एक्सपेंडिचर हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कहाँ पे लिखेंगे ऑडिट फीस, कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो ऐसे लिखो पी एंड एल डैश डी आर, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। आपको एक मैं बताता हूं, कॉमर्स मतलब ही कॉमन सेंस, ठीक है, कॉमन सेंस प्लस कैलकुलेशन। कॉमर्स बोलो और इसको आप अकाउंट भी बोल सकते हो। अकाउंट इज इक्वल टू कॉमन सेंस प्लस कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें, बराबर है। लेकिन सर कॉमन सेंस इज नॉट अ कॉमन, बराबर है। तो कॉमन सेंस प्लस कैलकुलेशन मतलब ही अकाउंट है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। मैं आपको कॉमन सेंस इंप्रूव करूंगा, डेवलप करूंगा, आप मेरे साथ रहो। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न आप भी पढ़ा था। सेल्स रिटर्न मतलब क्या, जो सेल किया था वो रिटर्न आया है, तो टोटल सेल में से उसको क्या करो, माइनस करो। डिस्काउंट, हमने डिस्काउंट डेबिट साइड में है, बराबर है, मतलब ये क्या होगा, एक्सपेंसेस, हम डिस्काउंट दे रहे हैं। जब डिस्काउंट देते तभी एक्सपेंसेस होता है। तो डिस्काउंट दे रहे मतलब ये बिजनेस का एक्सपेंडिचर। और डिस्काउंट कब मिलता है, जब समझो ये पेन बेच रहे हैं उस टाइम पे हम डिस्काउंट दे रहे, मतलब ये पेन मैन्युफैक्चर हो चुका है, सेल के टाइम पे डिस्काउंट दे रहे, मतलब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ इसको लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, उसके सामने लिखो पी एंड एल डेबिट साइड। बिल्डिंग, जो भी बिजनेस की बिल्डिंग रहती है, ओके, वो रहती है उसकी असेट, उसके सामने लिखो असेट। कैश एट बैंक मतलब उसी बिजनेस का जो बैंक में पैसा होगा उसे बोलते हैं कैश एट बैंक, ये रहती है बिजनेस की असेट। 10% इन्वेस्टमेंट, उसने इन्वेस्टमेंट करके रखी है, तो हो गई उसकी, क्या हो गई उसकी असेट। लेकिन वहां पे क्या दिया है, 10%, क्या है वहां पे, 10% एडिशनल इंफॉर्मेशन, कितना, 10%, कितना है, 10%, मतलब ये हिडन एडजस्टमेंट है, ओके। एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स, एडवर्टाइजमेंट मतलब एक्सपेंडिचर, और उसके सामने पेड फॉर 9 मंथ्स दिए, मतलब 9 मंथ मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन, दिस इज ऑल्सो हिडन एडजस्टमेंट। रॉयल्टीज, रॉयल्टीज मतलब क्या, समझो कि ये दो अलग अलग पेन है, बराबर है, ठीक है। कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं आप, समझो कि दो अलग अलग पेन है, बराबर है, दो अलग अलग कंपनी के पेन है, बराबर है। तो ये पेन इसी फॉर्मेट में बनाना है, इसलिए उससे समझो, ओके। एक मिनट बच्चों, कोई तो आया नीचे। कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम, रॉयल्टीज, ठीक है, चलो हो गया। तो रॉयल्टीज मतलब क्या, कि समझो मैं आइंस्टाइन हूं, कौन,
आइंस्टाइन। तो मैंने क्या किया कि एक रिसर्च करके साइंटिस्ट हूं ना, इसलिए एक बहुत बड़ा रिसर्च किया, इन्वेंशन किया, बराबर है। मैं साइंटिस्ट हूं, मेरे पास क्या है, दिमाग है। और आपके पास क्या है, आपके पास भी दिमाग है, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास क्या है, बहुत पैसा है, बराबर है। लेकिन आप बिजनेस करना जानते हो, कुछ इन्वेंशन नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इन्वेंशन करना जानता हूँ। मैंने क्या किया, बहुत कुछ बड़ा इन्वेंशन किया। समझो कि मैंने बहुत बड़ा इन्वेंशन किया, तो वो इन्वेंशन करने के बाद उसको मैंने क्या किया, रॉयल्टी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड करके रखा, मैंने उसका रॉयल्टी लिया, बराबर है, समझ में आ रहा है। मतलब हमने उसका क्या किया, सब एक एक तरह से हम बोल सकते हैं उसको ट्रेडमार्क, नहीं तो सॉरी उसको बोल सकते हैं पेटेंट। मतलब पेटेंट एक्ट के अंडर मैंने उसको रजिस्टर करके लिया। उसके बाद आप बहुत बड़े लोग मेरे पास आते हो और बोलते हो, आइंस्टाइन जी, आइंस्टाइन जी, हम आपने जो इन्वेंशन किया है उसको हम बना के दुनिया में सेल करना चाहते हैं, बराबर है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने तो इतना पढ़ाई किया, इतनी मेहनत की, इतने मेहनत के बाद जाके ये बना है, तो मैं आपको फोकट दूंगा क्या, नहीं। तो उस टाइम पे आप मेरे पास आए, मतलब बिजनेसमैन मेरे पास आए, और आप मेरे से इन्वेंशन किया वाला पेटेंट ले रहे हो, और उससे आप मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहे हो। तो इस इन्वेंशन के बदले में आप मुझे जो भी पैसा दोगे उसको बोलते हैं रॉयल्टी। ये रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। स्टार मार्क करके रखो। इसको मैं और भी आगे पढ़ाऊंगा, अभी इसको स्टार मार्क करके रखो, आगे इसको बहुत काम आएगा। मतलब ये बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, इसको कहां पे क्वेश्चन करना समझता ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आता नहीं, लेकिन एग्जाम में आता है। क्रेडिट बैलेंस में जाएंगे, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कहां पे जाता है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट liability side, RDD given in trial balance, RDD given in trial balance, क्या RDD given in trial balance। तो इसको क्या करेंगे हम, फॉर्मेट में अब भी देखा था, ऊपर देखो क्या करना है, लेस करना है, किसमें से, RBDD फॉर्मेट में। सेल्स इसको कहां पे लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। आउटस्टैंडिंग वेजेस, अब भी क्या देखा था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या देखा था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन इन ट्रायल बैलेंस, मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी, कुछ भी रहने दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो उसको कहां पे लिखेंगे, देखा था हमने बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। परचेस रिटर्न, हमने जो परचेस किया था उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो टोटल परचेस में से माइनस होगा। डिस्काउंट, ये क्रेडिट बैलेंस है, तो दिस इज आवर इनडायरेक्ट इनकम। समझ में आ रहा है, बिजनेस से मेन इनकम होगी, बिजनेस से अगर बिजनेस के मेन ऑब्जेक्टिव से इनकम हो रही तो डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और बिजनेस का ऑब्जेक्टिव छोड़ के दूसरे किसी भी ऑब्जेक्टिव से इनकम हो रही है तो वो रहता है अपना इनडायरेक्ट इनकम। मतलब परचेस करते वक्त हमें क्या मिला, डिस्काउंट मिला, तो उसको लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि इनडायरेक्ट इनकम। चलो एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक ₹40,000, इसके दो इफेक्ट जाते हैं, एक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट असेट साइड, दूसरा, और इसके ऊपर जो ट्रायल बैलेंस में कुछ टिक मार्क होता है, कहां पे नहीं होता। आगे डेप्रिसिएट बिल्डिंग, बिल्डिंग को टिक मार्क करो। चलो डेबिट बैलेंस में देखो असेट है, बिल्डिंग को टिक मार्क करो, वेरी गुड। चलो मशीनरी को टिक मार्क करो, मशीनरी को टिक मार्क करो, किया। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल ₹3,000, मतलब एडजस्टमेंट किसके रिलेटेड है, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल को टिक मार्क करो, डेबिट बैलेंस में किया क्या, वेरी गुड। चलो गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया, बाय दया मतलब पार्टनर है, फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज को अंडरलाइन करो, राउंड करो, बॉक्स करो पर्सनल यूज, और उसके ऊपर लिखो ड्राइंग्स, ड्राइंग्स है, वॉज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब दया ने ड्राइंग्स की है लेकिन उसने बुक में, मतलब बुक में रिकॉर्ड नहीं की। तो क्रेडिट बैलेंस में दया जो है ना उसको टिक मार्क करो, कैपिटल में दया को। आगे राइट ऑफ ₹1,800 एज बैड डेट्स, बैड डेट्स मतलब रिलेटेड टू सन्ड्री डेटा, सन्ड्री डेटर्स टिक मार्क करो, एक टिक मार्क करो, सन्ड्री डेटर्स को टिक मार्क करो, ठीक है। उसके साथ साथ बैड डेट्स को भी टिक मार्क करो, क्योंकि बैड डेट्स में ऐड होने वाले, मतलब आरडीडी। मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन सन्ड्री डेटास, मतलब आरडीडी मतलब रिलेटेड टू सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स को टिक मार्क, सन्ड्री डेटर्स कितने टिक मार्क हो गए, 2।
और बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर के 3, कितने टिक मार्क्स हो गए टोटल? 3 टिक मार्क हो गए। गुड्स ऑफ ₹6,000 वेयर सोल्ड बट नॉट एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब गुड्स सोल्ड किए लेकिन रिकॉर्ड नहीं किए, तो किसको टिक मार्क करो? ये भी सन्ड्री डेटर्स को। मतलब सन्ड्री डेटर्स के रिलेटेड कितने एडजस्टमेंट है? 4 एडजस्टमेंट है। अगर एक एडजस्टमेंट होगी तो 2 लाइन छोड़ने का, अगर 4 एडजस्टमेंट होगी तो सन्ड्री डेटर्स के लिए 8-10 लाइन छोड़ने के। ठीक है, चलो तब फॉर्मेट बनाओ मेरे साथ साथ। ये ऊपर आपने हेडिंग डाली है। चलो इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 24 क्या डालोगे? इन द बुक्स ऑफ दया एंड क्षमा। इन द बुक्स ऑफ दया एंड क्षमा। कौन सा अकाउंट बनाना है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके नीचे क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019। अकाउंट कैसे रहता है? टी फॉर्मेट में रहता है। फर्स्ट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फास्ट मेरे साथ, फास्ट जल्दी, रुकना कभी न थमना, थकना कभी कभी तू, चल मेरे राही। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। ओके, फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट रुपीज का साइन इंडियन रुपीज में, आउटर कॉलम अमाउंट रुपीज, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, ब्रैकेट में अमाउंट रुपीज। ठीक है, मतलब इतना ऊपर वाला हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर बैलेंस शीट, ब्रैकेट में एज ऑन 31 मार्च 2000, एज ऑन लिखते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट की लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। लिख रहे क्या मेरे साथ? लिखे क्या डेबिट क्रेडिट? अरे ढोकड़ो, जिसने जिसने लिखा, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, कौन सी साइड होती है? लायबिलिटी साइड, इनर कॉलम अमाउंट रुपीज, आउटर कॉलम अमाउंट रुपीज। फिर ये कौन सी साइड होती है? असेट, कौन सा? अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। ठीक है, प्रेजेंटेशन हो गया। चलो जल्दी 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 फास्ट, आपके पेन स्केल पता है मुझे कम टाइम में हो गया मेरा। चलो आगे जाते, जिसका नहीं हुआ पॉज करके बनाओ फिर प्ले करो। स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के ऊपर कभी भी एडजस्टमेंट नहीं होती, तो ऑलवेज उसको लिखेंगे आउटर कॉलम में 65,000। जगह छोड़िए मैंने, अगर लैख में अमाउंट आती है लैक्स में तो उसको इधर लिखेंगे इसलिए। ओके, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल एक के साथ एक एक एक, एक लिखेंगे। लेकिन याद रखो कि एक स्टूडेंट ने मुझे डाउट पूछा था, सर स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक रहता ही है क्या? ऑलवेज ट्रेडिंग अकाउंट शुरुआत ओपनिंग स्टॉक से ही होता है, तो स्टार्टिंग में ऑलवेज ओपनिंग स्टॉक ही लिखना और उसके नीचे ऑलवेज परचेसेस ही लिखना। फिर उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट आती है तो उसको लिखेंगे, लेकिन ऐसे स्टार्टिंग में तो ऐसे लिखना ही होगा। ओपनिंग स्टॉक स्टार्टिंग में ही रहेगा। बिल्स रिसीवेबल कहाँ पे लिखेंगे? असेट साइड में। ये अपनी करंट असेट है तो ऊपर
फिक्स असेट के लिए जगह छोड़ेंगे और नीचे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। टिक मार्क है क्या उसको बच्चों? है। तो कहां पे लिखेंगे? इनर कॉलम में 28,000। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। वेजेस एंड सैलरीज, क्या? वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज। तो परचेसेस के लिए एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड वेजेस एंड सैलरीज। एडजस्टमेंट है क्या वेजेस एंड सैलरीज के ऊपर? नहीं है, तो सीधा आउटर कॉलम में देखो जीरो के नीचे जीरो, परफेक्ट आ रहा है। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या बच्चों? है। कितने टिक मार्क है? 4, मतलब 8 लाइन छोड़ने पड़ेंगे। बिल्स रिसीवेबल के ऊपर एक ही, उसको 2 लाइन छोड़ो, उसके नीचे लिखो सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कितने? सन्ड्री डेटर्स 1,32,500, 1,32,500। बैड डेब्ट्स कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आर गिवन इन ट्रायल बैलेंस। तो ये क्या हो गया? ओल्ड बैड डेब्ट्स। इतनी जगह छोड़ेंगे और उसके नीचे लिखेंगे 2RBDD। वो क्या हो गया अपना? ओल्ड बैड डेब्ट्स। ओल्ड बैड डेब्ट्स है तो गिवन इन ट्रायल बैलेंस में जो रहता है बैड डेब्ट्स, ओल्ड बैड डेब्ट्स रहते हैं 1000। तो कहां पे लिखेंगे उसको? इनर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद परचेसेस कहां पे लिखेंगे? परचेस लिखा है, उसके एडजस्टमेंट है उसके रिलेटेड, परचेस रिटर्न, तो उसको इनर कॉलम में लिखेंगे 1,48,000। परचेस को टिक मार करके रखा था क्या आपने? यस, करना चाहिए था क्योंकि परचेस रिटर्न था। आगे मोटर कार। मोटर कार क्या है? फिक्स असेट। तो कहां पे लिखेंगे? सबसे ऊपर लिखेंगे मोटर कार। कितने मोटर कार? ₹68,000। उसके ऊपर एडजस्टमेंट है क्या बच्चों? नहीं है, तो सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे। उसके साथ मशीनरी। मशीनरी क्या है? बिजनेस की फिक्स असेट। तो मोटर कार के नीचे चिपक के लिखेंगे मशीनरी। ठीक है, एडजस्टमेंट है क्या उसके ऊपर? यस बच्चों, एडजस्टमेंट है। तो कहां पे लिखोगे उसको? इनर कॉलम में 1,14,800, 1,14,800। ऑडिट फीस, ये क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो उसके नीचे क्या करो? ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी, एक लाइन लेस ओल्ड आरडी। 1 2 3 4 लाइन छोड़ो, 5 लाइन छोड़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर लिखो उसको टू ऑडिट फीस। ठीक है, ऑडिट फीस। ऑडिट फीस कितने? ऑडिट फीस बच्चों 1,200। सीधा आउटर कॉलम। कुछ एडजस्टमेंट है कि उसके ऊपर? नहीं है। उसके बाद सेल्स रिटर्न क्या करते हैं? सेल्स में से माइनस। सेल्स कहां पे लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। कुछ बच्चे क्या करते हैं? सेल्स के अमाउंट ढूंढते बैठते, क्रेडिट बैलेंस में नहीं ढूंढने का, हम उसके उधर जाने वाले हैं। तो क्या करने का? सेल्स रिटर्न का उतना ही उसके सामने लिखेंगे 2000, लाइन मार के छोड़ेंगे। आगे डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है? डेबिट साइड में, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखेंगे टू डिस्काउंट। कितना है? 2,300। उसके बाद बिल्डिंग क्या है? बिजनेस की फिक्स असेट। तो मशीनरी को 2 लाइन छोड़ो, उसके नीचे लिखो बिल्डिंग। बिजनेस की फिक्स असेट है बिल्डिंग। 75,000 एडजस्टमेंट है, इसलिए उसको इनर कॉलम में लिखेंगे। कैश एट बैंक क्या है? बिजनेस की करंट असेट। 10 लाइन छोड़ो सन्डे डेटर्स के नीचे और नीचे लिखो कैश एट बैंक। कितना है कैश एट बैंक? 12,000। ठीक है, चलो 10% इन्वेस्टमेंट क्या है? 2 लाइन छोड़ के लिखो 10% इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? असेट है। 10% है, ये हिडन एडजस्टमेंट है। तो उसको हम क्या करेंगे? उसके इफेक्ट, हिडन एडजस्टमेंट आती है उसका इफेक्ट तभी देने का, रुकने का नहीं, बाद में इफेक्ट नहीं देने का। जो हिडन एडजस्टमेंट रहते हैं उस आइटम के पास आते हैं तो उधर ही उसके इफेक्ट, 2 इफेक्ट देने का।
क्यों? क्योंकि ये कभी कभी भूल जा सकते हैं हम, एग्जाम में प्रेशर रहता है, टाइम मैनेजमेंट का प्रेशर रहता है, सब आंसर का प्रेशर रहता है, कैलकुलेशन का रहता है, जो माहौल रहता है उसका प्रेशर रहता है, इसलिए हम उसको भूल जा सकते हैं, तो अपना आंसर रॉन्ग आ सकता है। तो इसलिए जो भी हिडन एडजस्टमेंट आती है उसको उधर ही सॉल्व करने का। 10% है, इन्वेस्टमेंट किया है, बराबर है। समझो कि आपने बैंक में एफडी करके रखी है, बराबर, ये भी आपकी इन्वेस्टमेंट ही है। तो 20,000 की है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो एफडी का ड्यूरेशन खत्म होने के बाद आपको सिर्फ 20,000 ही मिलेंगे क्या? नहीं, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी मिलेगा, मतलब दोनों अमाउंट एक साथ में। तो ही यहाँ पे ऐड करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना है? 20,000 का 10/100 मतलब ही कितना आएगा? 2,000। आउटर कॉलम में लिखेंगे 22,000, बराबर है। ये हिडन एडजस्टमेंट है। हिडन एडजस्टमेंट होगी तो कितने इफेक्ट? दो इफेक्ट। इंटरेस्ट हमें मिल रहा है या हम दे रहे हैं? इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है तो अपने हो गई वो इनकम। लेकिन इन्वेस्टमेंट करना मेन ऑब्जेक्टिव है क्या? नहीं, अदर देन मेन ऑब्जेक्टिव ये इनडायरेक्ट इनकम। तो कहां पे लिखेंगे? इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो उसके नीचे, मतलब जो भी फर्स्ट आइटम लिखा है उसके नीचे, उसके सामने 2-3 लाइन छोड़ो और नीचे लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ गया अपना अमाउंट? 2,000, सीधा आउटर कॉलम में। आगे, एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स। एडवर्टाइजमेंट है तो कहां पे लिखोगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट। लेकिन उसके सामने क्या बोला है उन्होंने? पेड फॉर 9 मंथ्स, मतलब ये हिडन एडजस्टमेंट है। जो भी हम ट्रेडिंग अकाउंट हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या बैलेंस शीट हो, इस तीनों जगह पे जो आइटम हम लिखेंगे ये पूरे के पूरे 12 मंथ्स के लिखेंगे। इवन एक्सपेंस होगा पेड और नॉट, लेकिन 12 मंथ्स का इनकम होगी तो भी रिसीव्ड और नॉट, लेकिन पूरे 12 मंथ्स की। हमें यहां पे एडवर्टाइजमेंट 12 मंथ्स के रिकॉर्ड करनी चाहिए, बराबर। लेकिन रिकॉर्ड कितनी की है? 9 मंथ्स की। पेड फॉर 9 मंथ्स मतलब कितने मंथ्स का और रिकॉर्ड करना है? वो हो गई अपनी आउटस्टैंडिंग, मतलब हमने एक्सपेंसेस किया है लेकिन दिया नहीं, देने वाले हैं आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट कितने हो गए? 3 मंथ्स की रिकॉर्ड करनी है। तो 4,500 कितने मंथ्स के लिए? पूरे 9 मंथ्स के लिए। तो कितने मंथ्स का हमें आउटस्टैंडिंग है? और 3 मंथ्स का, बराबर है। तो कितना आएगा? कैलकुलेशन करो। 9 5 45, बराबर है। 500 इंटू 3 तो कितना आएगा? 1,500। इसको हम ऐड करेंगे 1,500, आउटर में आएगा 6,000। कितना आएगा आउटर में? 6,000। समझ में आ रहा है क्या रे कैलकुलेशन? ये कैलकुलेशन इधर ही करने का। समझ में आ रहा है क्या बच्चों कैलकुलेशन? ओके ओके। और दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, इधर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। कितना है? 1,500। हम ना 4,500 लिखेंगे ना 6,000 हम लिखेंगे, जो भी अमाउंट आई है 1,500। ठीक है, ओके। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? नो प्रॉब्लम बच्चों, ठीक है। चलो, उसके नीचे तुम लिख सकते हो 3 मंथ्स। कितने मंथ्स का आउटस्टैंडिंग है? 3 मंथ्स का। आगे रॉयल्टीज, मैंने बोला था रॉयल्टीज क्या है अपने? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वेजेस के नीचे लिखो 2 ROYALTIES, टू रॉयल्टीज। कितना है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 3,000। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड कहां पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड रॉयल्टीज 3,000। जनरल रिजर्व, ये क्या है? लाइबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग के नीचे भी तुम लिख सकते हो जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व कितना है? 14,500।
500। कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड सबसे स्टार्टिंग में लिखेंगे कैपिटल, ओके, और उसके नीचे दया, ठीक है, 1,60,000। दया को ऑलरेडी एक टिक मार्क है तो दया को क्या करो 4 लाइन छोड़ो और उसके नीचे लिखो क्षमा, दया क्षमा 1,20,000। कितना 1,20,000। वेरी गुड। क्रेडिटर्स कहां पे लिखते हैं बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, जनरल रिजर्व के नीचे लिखो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या बच्चों? नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम में लिखो 98,000। सेल्स कहां पे लिखते हैं? सॉरी, क्रेडिटर्स के बाद आरडीडी, ये है ओल्ड आरडीडी। क्या ये ओल्ड आरडीडी है? तो ओल्ड आरडीडी है तो क्या अपना फॉर्मेट क्या है यहाँ पे आरबीडीडी का? उसमें हम क्या करते हैं ओल्ड बैड डेट्स में ऐड करते हैं न्यू बैड डेट्स, बराबर है। उसके बाद ऐड करते हैं न्यू आरडीडी, जो भी टोटल आता है उस टोटल में से माइनस करते हैं ओल्ड आरडीडी, बराबर है। अब इस क्वेश्चन में ओल्ड आरडीडी कितनी है, फॉर्मेट समझ में आ रहा है क्या बच्चों? इस तरह से लिखने का समझ के लो पहले, अभी कोई भी नहीं लिखेगा, समझ के लो पहले। कितना 1,800, ओके। ओल्ड बैड डेट्स 1,000 ऐड करो, न्यू बैड डेट्स ऐड न्यू आरडीडी, ये तीनों का टोटल करेंगे जो अमाउंट आएगी उसमें से माइनस करो ओल्ड आरडीडी। गिवन इन ट्रायल बैलेंस, इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। लिख के लो, फॉर्मेट लिख के लो, अमाउंट लिखो, हो गया। चलो आगे जाते। सेल्स, सेल्स कहां पे लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ऑलरेडी सेल्स लिखा है तो उसके अमाउंट लिखो 2,85,500। कितना आता है 2,85,500। 2,85,000 में से माइनस करके आउटर कॉलम में लिखो कितना अमाउंट आएगा 2,83,500। समझ में आ रहा है? 85 में से 2,000 माइनस करो, आता है 83,000, 2,83,500। आउटस्टैंडिंग वेजेस गिवन इन ट्रायल बैलेंस, एक ही इफेक्ट, सीधा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स के नीचे लिखो आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना आएगा रुपीज 700। परचेस रिटर्न क्या करना है? परचेस में से माइनस करो लेस परचेस रिटर्न। कलर पेन से क्यों लिख रहा हूं? आपने भी लिखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है जो भी लिख रहा हूं। एडजस्टमेंट और इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मैं। परचेस रिटर्न कितना 4,000, 48,000 में से 4,000 माइनस करो 1,44,000। जीरो के नीचे जीरो, परफेक्ट देखो आ रहा है। प्रैक्टिस के बाद आपको भी आएगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेट करो कैसे लिखना है आपको। डिस्काउंट, ये अपना इनडायरेक्ट इनकम, तो क्या लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? समझ में आ रहा है क्या? डाउट होगा तो वीडियो को स्टॉप करो, व्हाट्सएप पे जाओ, नहीं तो चैट ऑप्शन में इसे एप्लीकेशन के ऊपर लिखो। एप्लीकेशन में मत लिखो, पूरा बैक आ जाओगे तो क्या करो पॉज करो और व्हाट्सएप पे जाकर वहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। चलो एडजस्टमेंट, अब जाएंगे एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट के लिए कलर पेन यूज करेंगे उसके दो इफेक्ट के लिए। चलो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहां पे लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। कितना है क्लोजिंग स्टॉक 40,000। जीरो के नीचे जीरो, परफेक्ट। और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड कैश एट बैंक के नीचे लिखो क्लोजिंग स्टॉक 40,000, ठीक है, ओके। समझ में आ रहा है? नो प्रॉब्लम। सेकेंड एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी 5% एंड 3% रेस्पेक्टिवली, मतलब बिल्डिंग पे ऊपर 5%, मशीनरी के ऊपर 3% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन मतलब समझ के लो, 11th में डेप्रिसिएशन नाम का एक चैप्टर था। डेप्रिसिएशन मतलब क्या? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट, मतलब उस फिक्स असेट का यूज करने की वजह से उसका वैल्यू कम हो रहा है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ये बोर्ड समझो मेरे क्लास के क्या है, ये फिक्स असेट है, बराबर है। जब मैंने परचेस किया आपके लिए, आपकी स्पेशली आपके लिए मैंने बोर्ड परचेस किया गांव में, कितना रुपीज 5,000 का। ये 5,000 का अगर परचेस किया, इसका यूज करूंगा तो उसके बाद इसको 5,000 में ही सेल होगा क्या? ये नहीं होगा।
बराबर है। समझो कि ये होगा 4000 में सेल होगा, 3000 में सेल होगा, जो भी डिफरेंस अमाउंट रहेगी दिस इज अ डेप्रिसिएशन, बराबर है। लेकिन इस समझने के लिए बोला है ये डिफरेंस अमाउंट रहेगी मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। यहाँ पे मशीनरी का यूज करने की वजह से यहाँ पे रेट दिया है उन्होंने बिल्डिंग का, सबसे पहले क्या करेंगे बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन लेंगे, लेस, समझ के लो पहले लिखो मत, डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, अच्छी तरह से लिखने का, ठीक है, डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। ओके, मैंने 2 लाइन छोड़ने के बोले थे ना, 5%। तो इसको क्या करेंगे हम 75,000 इंटू 5/100 करेंगे, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है क्या बच्चों? कैलकुलेशन करोगे तो इसका कैलकुलेशन कितना आएगा आंसर 3750, कितना आएगा 3750। तो यहाँ पे माइनस करोगे 3750, 75,000 में से 3750 माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आता है 71,250, मतलब 0 माइनस 0 0, 0 में से 5 माइनस होता है क्या? नहीं, तो एक वहां पे क्या करेंगे कैरी करेंगे, 10 आ जाएगा, 10 माइनस 5 5, यहाँ पे 9 बचे, 9 माइनस 7 2, यहाँ पे 4 बचे, 4 माइनस 3 1 और 7 का 7 लेंगे। और यहाँ पे कैलकुलेशन कैसा होगा, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन करो 5 इंटू 0 0, 5 5 जा 25, 2 5 7 जा 35 और 2 37, तो 3750 यहाँ पे एक इफेक्ट दिया और दूसरा इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। लिखने का तरीका देखो, लिखो मत कोई भी अभी, डेप्रिसिएशन ऑन लिखेंगे। ऑन क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2-3 फिक्स एसेट के ऊपर अगर डेप्रिसिएशन आता है तो सेम ऐसा ऑन लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे बिल्डिंग, उस एसेट का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उस एसेट का नाम लिखेंगे। और डेप्रिसिएशन कितना है इनर कॉलम में लिखेंगे 3750। क्यों? क्योंकि टोटल डेप्रिसिएशन ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन करते वक्त अमाउंट कम मिलेंगे तो टाइम बचेगा अपना। उसके बाद मशीनरी का रेट कितना है 3%, बराबर है। तो इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे हम, लेस करते हैं डेप्रिसिएशन एट द रेट 3%। कॉन्सेंट्रेट करके देखो, सुनो, सब हैंड राइटिंग दिखने समझ में आएगी। 1,14,800 इंटू 3/100, 2 जीरो कट, तो कितना आंसर आएगा इसका 3,444, ठीक है। इसको माइनस करो 3,444, बराबर है। तो माइनस करने के बाद 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 5 9 माइनस 4 5, 7 माइनस 4 3, 4 माइनस 3 1, बराबर है। कितना आएगा 1,11,356। और उसका दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, यहाँ पे लिखेंगे हम मशीनरी। क्या लिखेंगे? मशीनरी। कितना 3,444, उसको टोटल करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 0 + 4 4, 5 + 4 9, 7 + 4 11, 1 3 3 6 7 7194, ये आ गया अपना टोटल डेप्रिसिएशन, ठीक है बच्चों। ओके, समझ में आई एडजस्टमेंट? ठीक है, नो प्रॉब्लम। लिख के लो, पॉज करो, लिख के लो, 2 एडजस्टमेंट लिख के लो, पॉज करो, लिख के लो। ओके, फिर आगे जाते हैं। अगली थर्ड एडजस्टमेंट, नंबर थर्ड, बिल्स रिसीवेबल। ये जो बिल्स रिसीवेबल है ना, इंक्लूड मतलब इसमें है क्या है, डिसऑनर ऑफ बिल ₹3,000। तो मैंने एडजस्टमेंट में पढ़ाया था, डिसऑनर ऑफ बिल्स रिसीवेबल मतलब कस्टमर के पास, मतलब सन्डे डेटर्स के पास से हमें पैसे मिलने वाले थे अगेंस्ट बिल के, उसको बोलते बिल्स रिसीवेबल। पैसे नहीं मिले तो हम उसको क्या करेंगे, जितने नहीं मिले तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे और अच्छी तरह से लिखेंगे डिसऑनर ऑफ बिल्स रिसीवेबल कितने रुपीस का है 3,000 का, आउटर में लिखेंगे 25,000, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है। और उसका दूसरा इफेक्ट जाएगा, मैंने अभी बताया था, ऐड करेंगे, ऐड
डिसऑनर्ड ऑफ बिल्स रिसेबल, तुम पूरा लिखोगे बिल्स रिसेबल, बी आर नहीं, कितना रुपीज 3000, तो टोटल कितना आएगा इसका 1,35,000, कितना आएगा टोटल इसका, देखो चलो दो इफेक्ट हो गए, समझ में आ रहे क्या रे, 1,35,500, नो प्रॉब्लम यहां तक, ओके। चलो आगे पॉज करो, लिखो दो इफेक्ट लिखो पॉज करके। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया, ये जो पार्टनर है ना दया, इसने क्या किया बिजनेस में जो भी गुड्स है उसको टेकन और किया, मतलब वो घर लेके गया फॉर पर्सनल यूज, मतलब खुद के पर्सनल यूज के लिए उसने गुड्स लेके गया, मतलब ये रहती है ड्राइंग्स एंड नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब बुक्स में उसको रिकॉर्ड नहीं किया, ड्राइंग्स मतलब उसके दो इफेक्ट दया ने लेके गया, तो दया का पूरा उसका जो भी टोटल कैपिटल होगा उसमें से वो माइनस होगा ड्राइंग्स, बोलेंगे उसको कितना ₹1000, उसको इनर में ही लिखेंगे 1,59,000, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट ऐड करना है, और दूसरा इफेक्ट जाता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज सबसे लास्ट रहता है, इसलिए उसके ऊपर लिखेंगे बाय ड्राइंग्स मेड बाय दया, किसने ड्राइंग्स किए दया ने, मेड बाय दया, कितना ₹1000, वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह से, पॉज करो लिख के लो दो इफेक्ट आगे, नहीं तो आपको अगर बाद में लिख के लेना है तो लिख सकते हो, डोंट वरी, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। राइट ऑफ ₹1,800, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं मैं, फिफ्थ एडजस्टमेंट, राइट ऑफ ₹1,800 एज बैड डेब्ट्स, मतलब ये बैड डेब्ट्स मतलब ये न्यू बैड डेब्ट्स है, कितने हैं 1,800, कितना है 1,800 है, और सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा सन्डे डेटर्स में से माइनस लेस न्यू बैड डेब्ट्स, कितना है 1,800, इसमें से माइनस करो, चलो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 8 होता है क्या, नहीं होता है, तो एक वहां पे कैरी करेंगे हम, कितना आएगा 15 माइनस 8 7, यहाँ पे 4 बचे, 4 माइनस 1 3, 1,33,700, डन, समझ में आ रहा है 1,33,700। लेकिन बच्चों यहां पे ना एक एडजस्टमेंट है, कौन सी, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल की, कौन सी अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल, उसको हमें सबसे पहले ऐड करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं किया, तो हम क्या करेंगे वो एडजस्टमेंट देखेंगे, और उसके बाद बैड डेब्ट्स को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा ऐड अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल, जो भी अमाउंट आएगी उसमें से माइनस होगा न्यू बैड डेब्ट्स 1,800, डन, दो इफेक्ट हो गए, एक न्यू बैड डेब्ट्स यहाँ पे ऐड किया, बराबर है, न्यू बैड डेब्ट्स ओल्ड बैड डेब्ट्स में प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डेबिट साइड, और दूसरा सन्डे डेटर्स में से हमने क्या किया उसको माइनस किया 1,800, ओके। और हमें क्या करना है 5% सन्डे डेटर्स, हमें नेट डेटर चाहिए, तभी तो 5% आरडीडी निकलता है, तो हमें नेट डेट्स पता नहीं, इसलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, गुड्स ऑफ ₹6,000 वेयर सोल्ड बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब हमने सेल किया है लेकिन उसको हमने ऐड नहीं किया था, तो यहाँ पे हमारी और एक गलती हो चुकी है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल है तो सेल्स में हमने ऐड नहीं किया है, तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल कितना है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल उसको ऐड करना चाहिए, ऐड अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल, यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे हम अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल, कितना है रुपीज, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल कितना है बच्चों, चलो बोलो ₹6,000, ओके, ऐड करके मतलब 2,85,500 में 6,000 ऐड करो, उसमें से 2,000 माइनस करो, और 2,000 माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आती है 2,89,500 इधर लिखो, 2,89,500, ठीक है, समझ में आ रहा है। और उसका दूसरा इफेक्ट जाएगा अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल, यहाँ पे ऐड करेंगे 6,000, टोटल करो 0,0,5
6 प्लस 5 11, 1,41,500 कितना है 1,41,500। उसमें से 1,800 माइनस करो, 0 0 15 माइनस 8 कितना होता है 7 9 1,39,700 बराबर है। फिर अब आरडीडी के एडजस्टमेंट, लेस आरडीडी 5%, लेस न्यू आरडीडी एट द रेट 5%, टोटल कितना है 1,39,700 इंटू 5/100 बराबर है। ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो, 2 जीरो कट, अमाउंट कितना आता है 6985, ठीक है। और इसको क्या करना है माइनस करना है, और 6985 माइनस करने के 1,30,000 न्यू आरडीडी कितना है 6985, उसका सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कितना है 6985, न्यू आरडीडी 6985, टोटल करो 5 8 8 प्लस 9 17 1 6 7 8 9, फिर उसको क्या करना है माइनस करना है। तो 9785 में से 1,800 माइनस करो, 5 8 माइनस 0 8 7 माइनस 8 नहीं हो सकता तो 7 यहाँ पे 1 ले लो, 17 माइनस 8 कितना आएगा 9, और 8 रह गया, 8 माइनस 1 7985, आंसर कितना आ गया अपना 7985। तो यहाँ पे 1,39,800 में से 6985 माइनस करो, 10 माइनस 5 कितना आएगा 5, 9 माइनस 8 1 6 रह गया, यहाँ पे 6 माइनस 9 हो सकता है क्या, नहीं, तो 16 माइनस 9 तो कितना आ सकता है 7, यहाँ पे 8 रह गया, 8 माइनस 6 2 1,32,715 बराबर है। इसको बहुत टाइम लगता है एग्जाम में भी ऐसे ऑड अमाउंट आते हैं तो। ओके, 2 इफेक्ट हो गए इसके। चलो, मतलब ऑल एडजस्टमेंट अपने हो चुके हैं, तो हमें क्या करना है आगे इसकी टोटल करनी है। क्या करना है इसको हमें टोटल करना है। तो जब टोटल करोगे तो ऑब्जर्वेशन करो कि डेबिट साइड की टोटल बड़ी आएगी या क्रेडिट साइड की, डेबिट की या टोटल डेबिट की बड़ी आएगी या क्रेडिट की। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करो 2 लाख तो यहाँ पे है, मतलब क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी आएगी, ठीक है। ओके, चलो देखो करो टोटल कितना आता है 5 9 प्लस 1 10 0 1 कितना 8 प्लस 4 कितना है 12 प्लस 1 13 3 1 2 प्लस 1 कितना आ गया 3 3,30,500। तो ये 3,30,500 कहाँ पे लिखेंगे हम उसको ऑपोजिट साइड में 3,30,500। फिर ये क्रेडिट साइड का जो भी है 3,30,500 में से तुम खुद करो ये आगे वाला कैलकुलेशन, लेस नहीं तो एक काम करो पॉज करो पूरे एडजस्टमेंट लिखो उसके बाद कैलकुलेशन के ऊपर आ जाओ, ठीक है। चलो टोटल करो इसका 0 2 नंबर 0 3 नंबर 0, ठीक है। 4 नंबर 9 प्लस 3 12 प्लस 4 16 16 प्लस 5 21 1 2, ठीक है। 4 प्लस 6 10 प्लस 2 12 1 और यहाँ पे एक 2 2,21,000 आंसर आ गया। 3,30,000 में से 2,20,000 माइनस करो, 5 0 माइनस 1 नहीं हो सकता तो 10 उसको 10 करो, 10 माइनस 1 9 यहाँ पे 2 बचे 0, मतलब 1,09,500 ये अपना आंसर। तो ये आंसर क्या है अपना टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,09,500। ओके 1,09,500 बराबर है, ये अपना क्या आ गया आंसर। देखो अब यहां पे एक थ्योरी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। देखो अब ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में सोचो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड की टोटल 3,30,000 बराबर है, बड़ी है डेबिट साइड से, जितने से बड़ी है उसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, किसका ट्रेडिंग अकाउंट का,
बराबर है। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। एक स्टूडेंट ने मुझे डाउट पूछा था, उसका डाउट क्लियर हो गया होगा कैलकुलेशन से। और दूसरे स्टूडेंट भी ध्यान रखो कि ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब ग्रॉस प्रॉफिट होता है। आगे जाएंगे हम आगे वाले, और इसके रिलेटेड के सब कॉन्सेप्ट मैं कवर करूंगा टाइम पे। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है? 1,09,500। ठीक है, चलो फिर से ऑब्जर्वेशन करो, डेबिट साइड की टोटल बड़ी है या क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है? चलो ऑब्जर्वेशन करो, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है, बराबर है। देखो यहाँ पे 1 लाख, लाख कितने अमाउंट है क्या? नहीं, यहाँ पे एक ही है 1,09,000, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ाएगा। चलो करो टोटल, 0 0 0 0 0 0, 3 नंबर पे 5 + 8 13 3 1 9 + 2 11 1 12 1 13 3 1 0 + 1 1 1,13,300। कितना आएगा? 1,13,300। उसको क्या करो, ऑपोजिट साइड में लिखो 1,13,300। इस 1,13,300 में से, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल है, उसको डेबिट साइड के टोटल उसमें से माइनस करो, बराबर है। जो भी आंसर आएगा वो रहेगा अपना नेट प्रॉफिट। क्या रहेगा? क्या रहेगा वो? नेट प्रॉफिट, बराबर है। क्या रहेगा? नेट प्रॉफिट। मतलब ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में सोचोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड की टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा है। जितने से ज्यादा है 88,621। कितने से ज्यादा है? 88,621। मतलब ये क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नेट प्रॉफिट। लेकिन नेट प्रॉफिट किसका किसका है? दो पार्टनर है, एक दया और दूसरा है क्षमा। इनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? 1:1। मतलब 88,621 अपॉन 2 करो, बराबर है। बहुत इजी है। तो 88,000 का आधा आता है 44,000, 600 का आधा आता है 300, और 20 का आधा आता है 10, और एक को करेंगे 11। समझ में आता है? और समझ में आता है क्या? अगर 44,311 इधर भी करते तो चलेगा, 44,311 इधर भी किया तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो ये नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट क्या करते हैं? उस इंडिविजुअल पार्टनर में ऐड करते हैं, ऐड नेट प्रॉफिट। कितना है इसका? 44,310। नेट अमाउंट जो भी आती है वो आउटर कॉलम में लिखेंगे 310, 9 + 4 13 1 10, 2,03,310। फिर इसका क्षमा का नेट प्रॉफिट ऐड करो 44,311। देखो मैंने जानबूझ के उसको 11 था उसको 10 किया और उसको 10 को 11 किया है, क्योंकि मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि 11 1 रुपीज का डिफरेंस इधर उधर जाता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता एग्जाम में भी, डोंट वरी, ठीक है। फिर इसको ऐड करेंगे, अमाउंट कितनी आती है? 311 4 6 1,64,311, बराबर है। फिर अब सबसे लास्ट क्या टास्क है आपका? क्रेडिट साइड का टोटल और सॉरी लाइबिलिटी साइड का टोटल एज वेल एसेट साइड का टोटल करो, और दोनों का टोटल इक्वल आना चाहिए, कंपलसरी इक्वल आना चाहिए, तभी उसको बोलते हैं बैलेंस शीट टैली होती है। तो टोटल आता है इसका 4,82,321, और एसेट साइड का भी आएगा 4,82,321। ठीक है, 101% या करेक्ट ही आंसर आएगा। अगर क्रॉस चेक करना है तो देखते हैं हम आंसर के साथ। 2,03,000, ओके, 1,64,311, 14,500, 1,500, 98,700, बराबर है। बिल्डिंग 71,250, बिल्डिंग 71,250, बराबर है क्या रे?
आगे मशीनरी 1,11,356, 1,11,356, बिल्स रिसीवेबल 25,000, मोटर कार 68,000, क्लोजिंग स्टॉक 12,000, क्लोजिंग सॉरी कैश एट बैंक 12,000, क्लोजिंग स्टॉक 40,000, और संडे डेटर जो टोटल 1,32,715, और 10% इन्वेस्टमेंट 22,000। सब अमाउंट परफेक्ट है, अपना आंसर करेक्ट है। ओके डन। अगर फिर इस तरह से जाते हैं, सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे, डेबिट या क्रेडिट साइड की टोटल देखेंगे, क्रेडिट साइड की टोटल इस क्वेश्चन में बड़ी है, उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, उसमें से डेबिट साइड टोटल माइनस करें, जो भी अमाउंट आएगा वो क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ही ग्रॉस प्रॉफिट, वो ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है। उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू डैश डैश अकाउंट, क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का। तो कौन सा अकाउंट पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है तो टोटल किया, उसको डेबिट साइड में लिखा, उसमें से माइनस किया, जो भी बैलेंसिंग फिगर आया ये आया। क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब ही वो रहेगा अपना नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया, ये नेट प्रॉफिट जो आता है वो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल में ऐड करते हैं। अगर सेपरेट कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं तो उसको कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं, वो हम आगे लेने वाले हैं, डोंट वरी। ओके, उसके बाद टोटल करके अमाउंट आउटर में लिखेंगे और दोनों का टोटल करेंगे, अपना बैलेंस शीट टैली। इस तरह से ये अपना इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट है। ओके, अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप पे जाके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो अगला जो क्वेश्चन है illustration number 2, this is your homework। आपका क्या ये होमवर्क है, और ये होमवर्क में ना कुछ पॉज करके, ये क्या है तुम्हारा illustration नंबर 2 होमवर्क है, ठीक है, HW लिखो होमवर्क। उसमें लैंड एंड बिल्डिंग असेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल में एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिकॉर्डेड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया। तो अगर 11th में हमने पढ़ा था इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन देन नेट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो, बराबर है, मतलब ऐसे ही सेम टू सेम इस तरह से डिवाइडेड बाय 2 करने के दो पार्टनर है। लैंड एंड बिल्डिंग असेट फर्नीचर असेट्स एंड डेटर्स असेट स्टॉक फर्स्ट अप्रैल 2018 मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टिक मार्क करो, लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मतलब लिखने के लिए, प्रिंट करने के लिए कहां पे लगता है, फैक्ट्री में लगता है क्या, कहां पे, ऑफिस में, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस ओनली वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सैलरी ओनली सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड मतलब बिजनेस में ला रहे हैं, मतलब परचेस के रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर तो वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, तो हो गया अपना डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टिक मार्क करके लोग उसको टिक स्टार मार्क करो और उसके सामने TRDR सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस करो। ड्राइंग्स ओनली ड्राइंग्स अगर ट्रायल बैलेंस में दी है तो ओनली 1 इफेक्ट होता है, ठीक है, कितने इफेक्ट होते हैं उसके, ओनली 1 इफेक्ट होता है, वो जाता है सीधा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, उसके इंडिविजुअल पार्टनर के कैपिटल में से माइनस करते हैं, ठीक है। डिस्काउंट क्रेडिट डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, एडवांस गिवन टू शाहरुख, एडवांस में दिया है मतलब ये प्रीपेड है, प्रीपेड गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो उसका सीधा इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट असेट साइड, ठीक है, बैलेंस शीट असेट साइड, स्टार मार्क करके उसके सामने लिखो असेट साइड, कहां पे स्टार मार्क करो उसको, कैरेज इनवर्ड को भी इंपॉर्टेंट है दोनों, मतलब ये न्यू आ रहा है इस क्वेश्चन में, ड्राइंग्स पे न्यू है, उसको भी स्टार मार्क करके रखो। असेट साइड कैश इन हैंड, असेट साइड कैश एट बैंक, असेट साइड इंटरेस्ट, ये डेबिट बैलेंस है तो ये अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, तो बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कमीशन डेबिट बैलेंस कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बिल्स पेबल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस करो, परचेस को टिक मार्क करके रखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैंक लोन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, इंटरेस्ट रिसीव्ड मिला है इनडायरेक्ट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। RDD कहां पे, ओल्ड RDD तो क्या करो RBDD फॉर्मेट में माइनस करो, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, वेरी गुड। स्टॉक इन हैंड वाज वैल्यूड एट 58,000 वाज मतलब ये अपना क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट
क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग है तो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस मतलब रॉयल्टी, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में रॉयल्टी में ऐड करो, और दूसरे पे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड वेजेस है तो वेजेस में ऐड करो, और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड तो टिक मार करो, वेजेस को टिक मार करो, सैलरी को टिक मार करो, ठीक है। आगे थर्ड एडजस्टमेंट, सैलरीज पेड इन एडवांस, सॉरी वेजेस और रॉयल्टीज को टिक मार किया। अब सैलरी पेड इन एडवांस मतलब सैलरी के रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट से, पेड इन एडवांस मतलब ये प्रीपेड है तो पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर में से मतलब सैलरी से माइनस करो, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। क्रिएट रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स मतलब ये न्यू बैड डेब्ट्स है तो क्या करो, सन्डे डेटर्स को टिक मार करो, सन्डे डेटर्स में से माइनस, आरबीडीडी फॉर्मेट में न्यू बैड डेब्ट्स ऐड करो फॉर्मेट में। उसके बाद रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स ऑन संडे डेटर्स मतलब 3% का आरडीडी है तो उसको क्या करो, फिर आरबीडी मतलब संडे डेटर्स में से माइनस करो, नेट डेटर्स पे कैलकुलेट करो, और कहाँ पे लिखो उसको, न्यू आरडीडी इस फॉर्मेट में लिखो। मतलब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग मतलब डेप्रिसिएशन उस पर्टिकुलर लैंड एंड बिल्डिंग को टिक मार्क करो, संडे डेटर्स को 2 टिक मार्क होनी चाहिए, बैड डेब्ट्स और आरडीडी का, और लैंड एंड बिल्डिंग को 1 टिक मार्क, फर्नीचर को 1 टिक मार्क। देखो आपने क्वेश्चन पढ़ा, इस क्वेश्चन में न्यू क्या है, ओके न्यू क्या है तो आपने स्टार मार्क करके रखना चाहिए। जो जो न्यू है इस क्वेश्चन में, एक ही न्यू है, सैलरीज पेड इन एडवांस, एक ही एडजस्टमेंट है, बराबर है। और ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस में कैरेज इनवर्ड ड्राइंग्स और एडवांस गिवन टू शाहरुख, और क्रेडिट में बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके इतना ही न्यू है। समझ में आ रहा है क्या? कितने 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 आइटम हो गए? जो भी ट्रायल बैलेंस में आइटम होता है उसको आधा मार्क रहता है, मतलब कैरेज इनवर्ड का एक आधा मार्क, ड्राइंग्स का आधा मार्क, और एडवांस गिवन टू शाहरुख का आधा मार्क, और बैंक ओवरड्राफ्ट इसके 2 मार्क्स हो गए, और एडजस्टमेंट का 1 मार्क रहता है एक इफेक्ट को। मतलब 12 न्यू सिलेबस में, न्यू पैटर्न में फाइनल अकाउंट 12 मार्क्स हो, ओल्ड में 15 मार्क्स होता, 12 में से 3 मार्क्स सिर्फ न्यू है बच्चों। समझ में आ रहा है क्या? 9 मार्क्स सेम टू सेम ओल्ड क्वेश्चन की तरह है। ऑब्जर्वेशन करो, आगे आने वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे, सिर्फ 4-5 मार्क का हर क्वेश्चन में न्यू होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हर क्वेश्चन एक अच्छी तरह सॉल्व करते जाओ, अगर 1-2 क्वेश्चन आ गए तो आगे कुछ भी नहीं, मैं आपको मैं बता जाऊंगा। जिस तरह से मैंने न्यू क्या है उसको टिक मार्क किया ना, यही हम नेक्स्ट टाइम पढ़ाई करते हो इसी चीज के ऊपर, मतलब जिसको टिक मार्क किया उसके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। डन? समझ में आया? तो ये आपका होमवर्क है, अच्छी तरह से होमवर्क करो, और होमवर्क करते हुए कुछ डाउट आता है तो मुझे कॉल करो, कभी भी कॉल करो, कभी भी एसएमएस करो, उसका आंसर आपको विद इन 1 आवर्स में मिलेगा, प्रोवाइडेड अगर आपने 11 बजे से पहले किया तो। समझ में आ रहा है? 11 रात को 11 बजे, ठीक है, उसके बाद किया तो सीधा सुबह 8-9 बजे आपको मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो 5-6 बजे कभी भी मिल सकता है, मतलब 9 के बाद, 9 के पहले, लेकिन आप एक्सपेक्ट करो कि 9 के बाद सुबह, ठीक है, उसके पहले भी मिल सकता है, डोंट वरी। इस तरह से एक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको आएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि सर नहीं इस क्वेश्चन को आप डबल मतलब कल लेक्चर में ले लो, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है, तो आप बोलो बाय बाय। और आपको बताना चाहता हूँ कि इतने दिन लेक्चर क्यों नहीं ली, क्योंकि मेरे शादी का प्रोग्राम चल रहा है, लड़की वाले आए थे, उन्होंने देखा था हमारा पूरा प्रॉपर्टी और मुझे भी, और मैं गया था लड़की वालों के वहाँ पे, इसलिए उस 4-5 दिन गए हैं। लेकिन आगे कोई भी आ जाए, शादी का चल रहा है मेरा, कोई भी आ जाए, कौन से भी गेस्ट आ जाए, वो देखने आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं भी जाऊँगा। तो आपको एनी हाउ एनी सिचुएशन में आपको रोज डेली एक क्वेश्चन मिलता जाएगा। मतलब आज अपने 2 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन यहाँ पे और दूसरा क्वेश्चन होमवर्क। तो आपने क्या करना है, अब जाके मतलब आप समझो कि आप क्लास में बैठे हो, आप घर जा रहे हो, तो घर जाने के बाद इसको फिर से होमवर्क के नोटबुक में लिखना, और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क के नोटबुक में लिखना। इसे बोलते हैं प्रैक्टिस। आप बोलोगे सर बार बार लिखने को बोल रहे, ऐसे थोड़ी होता है, ये है प्रैक्टिस, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छी तरह से पढ़ाई करो। बाय बाय, फिर मिलेंगे, टेक केयर।